ओके करो, हो गया। उंगली से कर देना ऐसे। ओके, आज हम लोग 2 लोग हैं, आप मनीष सर हैं और मैं मोहर सिंह चंदेल। आज हम लोग जो 2019 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं केमिस्ट्री का पार्ट देखूंगा, मैं मोहर सिंह चंदेल, और सर जो है मैं फिजिक्स का पार्ट देखूंगा। मेरा नाम है मनीष शर्मा। ठीक है, तो देख लेते हैं बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बात ये सही कह रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि उपचयन एजेंट है। दूसरा कह रहा है कि ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन ब्लीचिंग भी करता है, यानी कि जो कलर है कलर को भी डिसअपियर कर देता है। उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट, हाँ ये डिसइंफेक्टेंट भी है। ये सब एनसीईआरटी में अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑल आर द करेक्ट। तो आंसर जो होगा वो होगा उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेनियल सेल क्या है? देखिए, डेनियल सेल में जिंक रहता है और रहता है कॉपर। जिंक एनोड का बना रहता है और कॉपर कैथोड का रहता है। वहाँ पे एनोड निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि निगेटिव साइन रहता है, और कैथोड पे पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है पहला कि क्या जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो जिंक होता है वो होता है आपका एनोड। क्या होता है जी? एनोड होता है, और वो निगेटिव पार्ट होता है। और कॉपर होता है कैथोड, और यहाँ पे ये होता है पॉजिटिवली। जिंक पे एक बात और बता दें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और कॉपर पे हो रहा होता है रिडक्शन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। ठीक है, तो अब अगले जो क्वेश्चन है, तीसरा जो है आपका फिजिक्स का, सर देखेंगे। सर प्लीज। ओके सर, मेरा बढ़ गया अभी। क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ा दें। हाँ, ओके सर। सो आप देख रहे हो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है। बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसमें ये परिवर्तन लाने में योगदान करता है। बहुत सिंपल है। हम लोग जो पढ़ते हैं ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ एक पूरा प्रॉपर एक स्टेटमेंट होता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। मतलब कितने भी तरह के जो फोर्सेज होते हैं उन सभी की वजह जो कुल मिला के जो कार्य किया जाता है वो सीधा सीधा होता है, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाता है। तो आप देख रहे होगे इसने एक तरीके से एक डेफिनेशन को ही लिख दिया। तो इसका मतलब है स्थिति ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कुल ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा एक ही है सिर्फ है, और ये गतिज ऊर्जा। इसके बाद है चौथा जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, तो हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में सर्वाधिक धनात्मक तत्व कौन है? विद्युत धनात्मक। तो हमें विद्युत धनात्मकता पता है कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं वो सभी के सभी विद्युत धनात्मक होते हैं, और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में जाते हैं वो धनात्मकता कम होती चली जाती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती जाती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम धनात्मकता की बात करें तो ये बात पता चल गई। अब बात आती है कि सबसे पहले कौन रखा हुआ है? तो सबसे पहले रखा हुआ है लिथियम। देखिए प्लीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम। ओके, तो सीजियम की अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो लगातार जो धनात्मक गुण है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो आंसर हो जाएगा सीजियम। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में बोर मॉडल है। ठीक है, ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। चलिए मैं इसको देख, आर दिया गया है, वी दिया गया है और ई दिया गया है। समझिएगा प्लीज, आर दिया गया है, वी दिया गया और ई दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि आर जो है वो त्रिज्या है, गति जो वेलोसिटी है वो v है, और जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है वो E है। तो इनमें क्या रिलेशन है? और यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या n है। तो इसके 3 फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम R देखते हैं। R क्या होता है? 52.9 n स्क्वायर अपॉन z होता है, यानी कि ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि R तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला देख लेते हैं V।
V के लिए अगर आप देखें तो बोर साहब ने क्या बताया कि MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। चाहो तो यहां से देख लो, जो V है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V भी N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R भी N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो E क्यों हम लोग छोड़ दें, E भी देख लें। E क्या होता है, E होता है माइनस का 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो कुल मिला के जो N है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो E तो नहीं होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, वो है आपका R है और आपका V है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन इज करेक्ट वन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6वां, ये मनीष सर का है, तो आपको मनीष सर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6वां, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होगे, एक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम लोगों ने जनरली देखा होगा कि ये जैसे स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, उसी पे बेस्ड है। तो जिस तरीके से लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडलों में घुमाव की संख्या जो है 1:20 है। सपोज मान लेते कुछ ऐसा है, ऐसे, ठीक है, और इधर आपका इस तरीके से, तो ये 1:2 मान लेते हैं, ये 20 रेशियो है इस तरीके से। तो बहुत सिंपल है। अब इस आपने पढ़ रखा होगा कि जो वोल्टेज होता है वो कुंडली की जितना नंबर ऑफ लूप्स का कुंडली होगा उसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो n है यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे इसमें आपका इनपुट है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये सीधा समझ में आ रहा है कि n जो है यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है उसके ये वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है, n प्रोपोर्शनल टू v होता है। तो आप चाहो तो इसका सीधा फार्मूला लिख सकते हो कि n1/n2। n1 और n2 क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, जैसे कि इसमें बताया गया कुंडली की संख्या, और ये बोल सकते हो v1/v2। ये क्या है, वोल्टेज, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना इनपुट हुआ है और यहाँ पर कितना वोल्टेज आउटपुट हुआ। मान लेते हैं ये v2 है और यहाँ पर नंबर लूप्स कितने n2, यहाँ पर नंबर लूप्स कितने n1 और यहाँ पर वोल्टेज v1 है। तो ये बड़ा छोटा सा एक सिंपल सा फार्मूला रहता है, n1/n2 इक्वल टू v1/v2, मतलब n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कि वोल्टेज हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुंडली में धारा। तो धारा मतलब इसमें हमें आई की बात आ गई। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ और पता होती है कि जो पावर इनपुट होती है वही पावर यहाँ से आउटपुट होती है। कभी भी ये नहीं सोचो कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर कुछ बढ़ाने वाला है, उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा दे सके या ले ले। वो सिर्फ क्या करता है, जब भी हम बोलते हैं अरे ये तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसने वोल्टेज बढ़ा दिया, तो पक्की बात उसने करंट कम कर दिया है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट में क्या हुआ, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो हुआ। तो आप बोल सकते हो P इक्वल टू VI। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I2/I1 लिख सकते हैं। मतलब ये जो हमारा ये रेशियो है, ये वाली चीज़। तो अब सीधा ये समझ में आ गया कि जो रेशियो इनका 1:20 उसके लिए था, अब ये तुमसे क्या पूछना है, करंट का रेशियो क्या होगा। तो जस्ट इसका क्या होगा, पलट जाएगा ना रेशियो। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 20:1, ये इसका रेशियो हो जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैं 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ कहना चाहता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एल्काइल हैलाइड हमारे पास है। एल्काइल हैलाइड का मतलब है कि जस्ट लाइक दिस वन, और ये कह रहे हैं कि इसको अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया का अंतर्निहित है। अल्कोहल कैसे बदलेंगे, मान लीजिए हमने NaOH से रिएक्शन करा दिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH हो जाएगा, और NaX या NaCl वगैरह हो जाएगा। X अगर लेंगे तो X हो जाएगा। तो ये है क्या, ये है Cl, यहाँ पे देखिए OH यहाँ पे गया और Cl यहाँ पे आया, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ना तो एडिशन है, ना रीअरेंजमेंट है, ना कुछ और है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कुछ नहीं, ये है सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होता है समाप्त। आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो मनीष सर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, तो इनको देख लेते हैं, ये 8वां और 9वां। ओके सर, अब जिस तरह का ये क्वेश्चन है उससे समझ में आ रहा है ये अपना आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जिस तरीके से बोल रहे हैं देखा होगा, ये जो पाइन है, पाइन की जो कंडक्टिविटी है वो 0.13 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस इन्होंने लिख के रखा हुआ है। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि जो ब्रिक है, मतलब ईंट है, उसका 0.6 है, ठीक है।
और इन्होंने क्या किया हुआ कि अगर जैसे पाइन की जो मोटाई ले रखी है 5 सेंटीमीटर ले रखी है। अच्छा, आपको पता होगा पाइन मतलब जिस तरीके से अपने यहाँ जो ये उसका प्यार वगैरह होता है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसका जो कहते हैं कंडक्टिविटी होगी ऑब्वियसली कम होती है। ठीक है, तो अब जो ईंट के मकान होते हैं उसको हम लोग कहते हैं थोड़ा अगर चौड़ा बनाए, थोड़ा मोटा बनाए, तो उससे उतनी ही जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो कम होगा। तो इसका मतलब सिंपल सा एक मतलब अगर हम डेली यूज में देखें तो इस तरह का एक एग्जांपल है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इतना है कि अगर हम 5 सेंटीमीटर का 0.13 कंडक्टिविटी वाला हम पाइन लेते हैं, तो हम जो ब्रिक की बात कर रहे हैं, ब्रिक, तो उसका जो कंडक्टिविटी वो कितना है, देखो ज़्यादा है, 0.6 है। तो इसकी हम थिकनेस कितनी लें कि जो हीट ट्रांसफ़र हो, मतलब इंसुलेटिंग एबिलिटी हमें चाहिए इसमें, तो हीट इसका मतलब हमें कुछ थिकनेस तो ज़्यादा चाहिए। अगर चाहें तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन तो एकदम गलत है, क्योंकि इसका ऑब्वियसली हमें देखते होंगे कि अगर हमें कहते हैं ईंट के मकान थोड़ा सा अगर ज़्यादा चौड़ा बनाए, मोटी दीवार बनाए, तो उससे हीट ट्रांसफ़र कम होगी। तो हमारा मेन पर्पज़ ये है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के हिसाब से सिंपल से देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है, जैसे H इक्वल टू, आपको पता होगा H इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डेल्टा T। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अपना, उसके बाद होता है 1/k और ये L/A। L क्या होता है, L लंबाई का मतलब जो हमने कहते हैं रॉड ले रखी है या जिससे में ट्रांसफ़र हो रही हीट, A एरिया है और K क्या है, कंडक्टिविटी है। और अच्छे से लिख लें तो आप ये बोल सकते हो जो H है वो प्रोपोर्शनल टू, मैं अलग लिख लेता हूँ, अच्छा इधर से, ठीक ठीक, मतलब H जो है प्रोपोर्शनल टू K ऊपर चला जाएगा और आपका जो L है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि L मतलब जो ब्रिक की चौड़ाई ले रहे हैं या फिर जो पाइन की चौड़ाई ले रहे हैं। अच्छा, एरिया से हमें क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो, और ना ही टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों चीज़ें क्या हो गई, कॉमन होगी। तो हमारे पास सिर्फ एक सीधा सा फार्मूला हो गया, H इक्वल टू K/L। अब हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, H तो हमें सेम ही रखनी है, उसने क्या बोला हुआ है, सेम इंसुलेटिंग एबिलिटी चाहिए ना। इसका मतलब H सेम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, K1/L1 इक्वल टू K2/L2। ये हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला आ गया। अब हमें चाहिए क्या, अब मान लेते हैं हमने लिखा है हमारे को L2 चाहिए, तो हमने पहले रखा, मान लेते हैं K1 रखते हैं, तो K1 हमने मान लेते हैं अपना पाइन मान रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.13 और यहाँ पर हमें चाहिए L1 हमने बोला 5 सेंटीमीटर, K2 हमको दिया गया है 0.6 और हमको उसकी लेंथ निकालनी है, ये हो गया L2। बस अगर हम इसको L2 को सॉल्व करेंगे तो पक्की बात हमारे पास ये 23 सेंटीमीटर ही आएगा। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ये ऑप्शन, मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे कर लेते हैं हम लोग इसके, ऐसा कर सकते हैं, वही कर दीजिए जगह है। अच्छा अच्छा, हाँ, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सिंपल से लिखा 127 डिग्री सेल्सियस पर 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आयताकार धातु की प्लेट में ई जूल पर सेकेंड इतनी एनर्जी निकल रही है या पावर एमिट हो रहा है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आधी कर दी जाती है तो तापमान को, अच्छा, और आधी कर दी जाती है और तापमान को 327 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है। एक्चुअली जब इसमें हम फार्मूला लगाने वाले हैं, तुम्हें पता है ये स्टीफन्स जो कहते हैं आपका जो इमिशन वाला है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू जो हीट निकलती है, तो इसमें हमें देख रखे होगा आपने पावर रेडिएटेड, जो पावर रेडिएटेड होती है वो होता है E सिग्मा A T⁴। ये आप जानते होंगे। E क्या होता है, एमिसिविटी होता है, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट हो गया, इनसे कोई मतलब ही नहीं हुआ। A क्या हो गया, एरिया हो गया। ऑब्वियसली एरिया का जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि यह एरिया क्या करने वाले हैं, एरिया ये इसको 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बजाय आधा आधा करने वाले हैं। तो एरिया जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 8 बजाय 4 और 4 की बजाय 2, तो यहाँ तो 32 आ रहा है, 8 चौके 32, और उसमें क्या आने वाला है, उसमें 4 दूनी 8 आने वाला है। तो इसका मतलब एरिया जो हो जाएगा नया एरिया वो क्या होने वाला है, A/4। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में इन्होंने ले रखा है, पर हमें पता है वो केल्विन में यूज होने वाला है डायरेक्ट। तो इसका मतलब है पहले जो टेम्परेचर रहा होगा ये 127 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना रहा होगा, 273 में ऐड करने वाले हैं, कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आते हैं 327, इसमें मान लेते हैं 273 ऐड करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा अपने पास, सीधे सीधे 600। तो ये कुल मिला के हमको समझ में आया कि जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन से 600 केल्विन हुआ है। तो बस हमें ये समझ में आ गया है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ PR2 डिवाइडेड बाई PR1 इक्वल टू, अब मैं सीधे बोलूँगा जो नया वाला एरिया है, नया वाला एरिया मैंने खुद ही बताया कि आपको क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है A/4 ही ले लेते हैं, इनटू टेम्परेचर कितना हो गया, 600 केल्विन हो गया। ठीक है, और उसके बाद नया
पुराना वाला एरिया कितना था, वो ए एरिया है, और इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना था, 400 केल्विन है। लेकिन इसके ऊपर पावर भी तो है, पावर कितनी है, पावर 4 है ना, T⁴ है। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद देख रहे होगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ये 3/2 लिख सकते हो इसको आसानी से, और इसकी पावर कर दो तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर 4 है, 3 की पावर 4 कितना होने वाला है, 81 है ना, 81 होने वाला है। और यहाँ पर 2 की पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 16 आ जाएगा, और अच्छे से लिखो तो आ जाएगा 81/64। तो मतलब जो भी होगा PR2 जो आएगा वो क्या आएगा, PR1 पुट करके यहाँ आ जाएगा। तो अपने पास कुल मिला करके ये हमको समझ में आ रहा होगा, दिखने लगा होगा आपको कि जो बी ऑप्शन है ये इसका बी ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना होता है, और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो लिखा हुआ है, अब ये वेव का क्वेश्चन है, सिंपल वेव का क्वेश्चन है, और कोई भी वेव लीजिए, अ बीम ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स हुज वाइब्रेशन अकर्स इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो देखो इन्होंने बेसिक लाइन बताई है, मतलब एक तरीके से हमको फैक्ट्स बताए हैं। ये फैक्ट्स वैसे भी मामूली फैक्ट्स हैं, मतलब एकदम सिंपल जनरल फैक्ट्स हैं जो कि हमें पता ही होना चाहिए। अब ट्रांसवर्स वेव होती है, जैसे हम अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है कि हर डायरेक्शन में, अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो मतलब हर डायरेक्शन में उसका होता है अगर वो नॉन पोलराइज है, ठीक है। अब इसमें जिस तरीके से उन्होंने बोला हुआ है कि अब बीम और ट्रांसवर्स वेव हुज वाइब्रेशन अकर्स इन ऑल डायरेक्शन, खुद ही बता रहे हैं कि ऑल डायरेक्शन में। आपको पता होगा अगर पोलराइज लाइट होती तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होता, तो फिर वो पोलराइज होती। यहाँ पर इन्होंने जो बोल के रखा हो, क्या लिखा हुआ, इन ऑल डायरेक्शन, इसका मतलब है कि वो कैसी लाइट है, वो अनपोलराइज लाइट है। बाकी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं सीधे सीधे कि बस ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है सर। ओके, 11वां नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक द्रव्यमान वाला है, यानी कि सर्वाधिक द्रव्यमान वाला कौन होगा, उनको देख लेते हैं मास निकाल के। तो आयरन 40 ग्राम पहले ही दे रखा है, तो ये तो 40 ग्राम है ही, कोई दिक्कत नहीं। एनटीपी पर N2 के 6 मोल, बस इसको सॉल्व करना है। 1 मोल N2 का जो एनटीपी पे मास होता है, तो नाइट्रोजन का 14, 14 दूना 28, यानी कि 1 मोल, समझिएगा प्लीज़, 1 मोल अगर हम N2 की बात करें तो कितना होगा, 28 ग्राम होगा, क्योंकि मोलर मास होता है N2 का 28 ग्राम। तो 6 मोल का कितना होगा, 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 मोल N2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 गुणे 6, और ये हो जाएगा 6 × 8 = 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ये हो जाएगा ग्राम। अगला देख लेते, चांदी 0.2 ग्राम, उतना ही बना रहेगा। कार्बन के 10⁻23 कार्बन परमाणु। अब देखो 6 × 0.0022 × 10⁻23 होता, यानी कि 1 मोल अगर कार्बन होता तो कितना होता, 12 ग्राम, बोलो भाई। और अगर सिर्फ इतना है तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, नहीं समझे, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही हुआ। तो आंसर हो जाएगा एनटीपी पर N2 के 6 मोल का मास सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां, और ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का 12वां नंबर क्वेश्चन सर आपको बताएंगे। 12वें क्वेश्चन में सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एक 2.5 kg लोहे की गेंद का व्यास जो है वो 1.25 kg एल्युमिनियम की गेंद की जितना ही है। इसका मतलब है जो एक्सटर्नली अगर हम बाहर से देखें और गेंद का अगर सेम कलर हो तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि गेंद का जो मतलब क्या कौन सी लोहे की कौन सी एल्युमिनियम की, मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने जो बाहर का जो सरफेस एरिया या डायमीटर जो है वो सेम करके रखा हुआ है। इसके आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा क्यों करा है, इसका बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं, अभी उस पर डिस्कशन करेंगे, बट जो क्वेश्चन है उसको पहले देखते हैं पूरा। फिर इन्होंने बोला हुआ है, अच्छा एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि एक जो मास है, एक का मास ऑब्वियसली M1 है, दूसरे का मास M2 है ना, और मास एक का ज़्यादा है और एक का कम है, समझ में आ रहा है। फिर बोला जा रहा है इन गेंदों को एक चट्टान से गिराया जाता है। गिराने का मतलब सिंपली ड्रॉप करना, ड्रॉप करने मतलब क्या, सिंपली छोड़ देना, मतलब U = 0 से छोड़ दिया गया। अब सीधे सी बात है, जब छोड़ दिया है तो कौन एक्ट करना चालू करेगा, अगर वहाँ ग्रेविटी है तो फिर ग्रेविटी नीचे बुला लेगी उसे, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाएगी, तो वही वाला काम हो रहा है यहाँ पर। तो उसने बोला कि उनके ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या सामान होगा, क्या सामान हो सकता है। तो अब देखो सीधी सी बात है, अगर दोनों सेम हाइट से छोड़े गए हैं, तो जब सेम हाइट से छोड़े जाएंगे, मान लेते हैं H हाइट से उनको गिराया जा रहा है,
तो हमें पता है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा, है ना, स्थितिज ऊर्जा का जो ह्रास होगा वो कितना होगा, mgh होगा कि नहीं होगा। अच्छा, h दोनों के लिए क्या कर रखी है, सेम कर रखी है। m दोनों के अलग अलग है, g चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, g सबके लिए सेम ही लगेगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड कर जाएगी। इसका मतलब है आप ये बोल सकते हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो फ़र्क अलग अलग होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक नहीं दोनों में मिलने वाली है, ठीक है। कुछ ना कुल मिला करके क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की अलग अलग होने वाली है। अगर इस तरीके से देखो, और एक चीज़ और है, इसमें रेफरेंस लाइन का कुछ दिया नहीं गया। अगर रेफरेंस लाइन बोला जाता है कि जो अर्थ है वो रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, तो उस वक्त तो बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा दोनों की जीरो है। लेकिन जब कुछ ऐसा दिया ना जाए, जो काफ़ी कुछ में वेग चीज़ें हैं, तो फिर हम लोग सीधे बोलेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा में चेंज है, वो जो चेंज है वो पक्की बात है दोनों में अलग अलग आए, क्योंकि ड्यू टू मास, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा में भी हम देखेंगे तो हम फिर क्या बोलेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वही अलग अलग है, तो हमें पता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी में ही लॉस कहते हैं अलग अलग है, तो गतिज ऊर्जा में भी कहते हैं जो इंक्रीमेंट होगा वो भी अलग अलग होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर बात आती है संवेग की। संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास अलग अलग है, मान सकते हैं कि चलो कहते हैं सेम हाइट गिरने का मौका मिलता, ठीक है, तो हो सकता है कि इनको कहते हैं वेलोसिटी सेम आती, वेलोसिटी सेम आ सकती थी। लेकिन जब मास अलग अलग है, इसका मतलब संवेग भी अलग अलग है। ये क्या चाह रहे हैं, क्या समान होगा, तो सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि लगातार ग्रेविटी दोनों में सेम लग रही है, तो फिर ये वहाँ पर जो मौजूद ग्रेविटी है वही उसमें सेम है। ये लीजिए, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग लगातार 5 से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही हैं इसमें दिए गए, तो उनको करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आप देखिएगा प्लीज़। लगातार हम लोग केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन अब करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के ही लगातार दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपयुक्त अभिक्रिया जो बेंजीन को टॉलुइन में बदलती है। तो देखिए, बेंजीन हमारे पास है, ठीक है, बेंजीन हमारे पास है और हमारे पास बनाना है आपको टॉलुइन। क्या बनाना है आपको, टॉलुइन बनाना है। तो कैसे भी करके यहाँ पे CH3 जुड़ जाए और हाइड्रोजन हट जाए, यही करना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट हम लोग पढ़ते हैं, NCERT में दिया गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मान लीजिए ये ले लिया और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। ध्यान दीजिएगा साथियों, तो एनहाइड्रस AlCl3 लेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा और H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा और HCl बन जाएगा। तो ये था आपका आंसर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। याद रखना, अगर हम इसी का रिएक्शन C2H5Cl से कराएं तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका बेंजीन और आपका जुड़ जाएगा C2H5, ठीक है। अगर हम इसी की रिएक्शन साथियों ध्यान रखना, अगर हम इससे कराएं CH3 CH2 और Cl से कराएं, तो आपका अगर आप देखना चाहें तो CH3 नहीं बनेगा। NCERT में दिया गया है क्या बनेगा, जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराएंगे यहाँ से Cl हटेगा, तुरंत प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट बन जाएगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन फिर अटैक करेगा तो आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो ये बनेगा। तो ओके, आंसर आपका है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी डायरेक्ट NCERT से है और देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14वां नंबर कह रहा है, ये कह रहा है कि आप ऐसा बताइए कि सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट जो भी पैमाना है, मापक है, इस ताप पर एक जैसा अंकीय मूल्य होता है, मतलब एक ही डिजिट आएगा। तो ये क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये दिया गया है। आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये वाला वैल्यू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा, इसको रखते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 9/5 इंटू 40 प्लस का 32। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट भी 40 आ रहा है
इसका मतलब आंसर यही है। तो करके देख लेते हैं, यहाँ पे कट हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 8 ने 72, तो ये हो जाएगा माइनस का 72 और प्लस का 32। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखना यही एक ऐसा वैल्यू है, हमने डिग्री सेंटीग्रेड रखा और डिग्री फ़ारेनहाइट में वही वैल्यू आई, इसका मतलब आंसर यही है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लैग्रांज शेल और डैनियल शेल किसके उदाहरण हैं? तो ये डायरेक्ट रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th की फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। लैग्रांज शेल आपका ड्राई शेल होता है, क्या होता है जी? ड्राई सेल। और डैनियल सेल आपका वेट सेल होता है, क्या होता है? वेट सेल। तो आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कह रहा है, 17 नंबर आपका मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर दिया गया वहां से है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? डाल्टन के अनुसार, ध्यान रखना मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डाल्टन के अनुसार बात करनी है, एक दिए गए तत्व के परमाणु में क्या होता है। तो डाल्टन साहब ने बताया कि जो भी परमाणु होते हैं किसी भी तत्व के लिए, उनका आकार, उनका आयतन, उनका मास, उनका सब कुछ सेम होता है, मतलब आइडेंटिकल होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सदृश द्रव्यमान, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में देख लीजिएगा। आइडेंटिकल मास, हाँ बिल्कुल सही है। आइडेंटिकल साइज, बिल्कुल सही है। आइडेंटिकल शेप, बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। हालांकि ये बात मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आइसोटोप्स का डिस्कवरी हो गया है, एक ही एलिमेंट में ढेर सारे टाइप के एलिमेंट एटम हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग पूछा गया तो वो आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला आता है ऑक्सीजन अणु दर्शाता है, ऑक्सीजन कैसा है। तो ऑक्सीजन अणु की बात करें अगर आप, O2, O2 क्या है? अब O2 है मॉलिक्यूल, तो इसका एमओ डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज, सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, सिग्मा 2pz 2 पाई 2p x 2 2py 2, फिर आता है पाई एस्ट्रिक 2px 1 2py 1। याद रखिए साथियों, यहाँ पे पाई एस्ट्रिक में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपका अनुचुंबकीय होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। तो आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, 17 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपका फिजिक्स का है, तो आपको सर सॉल्व कराएंगे फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 19। ओके, लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत सरल ही क्वेश्चन है। यदि ए और बी गैर शून्य, अगर इंग्लिश में देखें तो इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरो वैक्टर्स विच ओबे द रिलेशन ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, देन द एंगल बिटवीन देम इज। एक्चुअली बहुत अच्छे से इलेबोरेट नहीं किया है इस क्वेश्चन को, लेकिन हम लोग देखते हैं, बहुत सरल है। अगर हम देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, जनरली हम लोग क्लास में जो पढ़ाते हैं बहुत सिंपल होता है कि सपोज मानना है कि हम मान लेते हैं ऐसा वैसे, तो सपोज मान लेते हैं ये अपना बी है, ये अपना ए है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ये दोनों वेक्टर ही हैं, ठीक है। तो इनसे जो बनने वाला जो वेक्टर होगा, अगर लॉ पैरेललोग्राम से बोलें तो सीधे ये क्या बनता है, ए प्लस बी बना, ठीक है। और जब इधर बनाएंगे तो ये अपना बन जाएगा ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। मॉड लगा दिया तो ऑब्वियसली हम इसका क्या ले रहे हैं, इसकी लेंथ ले रहे हैं, लेंथ, ठीक है। अब ये क्या चाह रहे हैं, खुद देखो ढंग से, तो क्या बताया है, ये वाली लेंथ, मतलब जो ए प्लस बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट बोल सकते हैं। और ए माइनस बी जो बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर हम ढंग से देखें तो हम बोल पाएंगे कि सर जब हम लॉ पैरेललोग्राम यूज करते हैं तो उस वक्त ए प्लस बी का जो मॉड है वो जो रिजल्टेंट होता है उसकी लेंथ देता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उन जो पैरेललोग्राम है उनमें से एक जो डायगोनल होता है जो बीच से जाता है, ए और बी के बीच से, वो क्या दे रहा होता है, रिजल्टेंट देता है। और जो दूसरा डायगोनल है, ये जो दूसरा जो विकर्ण है
वो क्या दे रहा होता है, a माइनस बी दे रहा होता है। इन दोनों की लेंथ आपको सेम चाहिए। ये तभी हो सकता है कि अगर मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है तो सीधी सी बात, इसको मैं करते करते मैं कैसे बना दूँ, ऐसा कुछ बना दूँ। अब आप देखो ये a बन गया और ये b बन गया, सीधी सी बात है अगर मैं ऐसे इसको मिलाऊँ तो देखो a प्लस बी और ये अपना जो है a माइनस बी, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। और ये एक्चुअली लेंथ ही है, a प्लस बी का मॉड और a माइनस बी का मॉड, इसका मतलब क्या है, लेंथ ही तो है। और इसका मतलब ये भी हो गया कि a और b के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो कायदे में इन्हें लिखना चाहिए कि जो इन्होंने बोला है कि एंगल बिटवीन देम, तो एंगल बिटवीन देम इन बिटवीन विच मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में। आप a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में देखोगे तो एंगल कुछ भी हो सकता है ऐसे तो, लेकिन हाँ वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में जो एंगल होगा दैट वुड बी 90 डिग्री और राइट एंगल। सो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हुआ। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन मुझे लगता है शायद मैं छोड़ दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक सेकेंड देख लेते हैं, ये छूट गया है क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यदि एक्स और वाई के द्रव्यमान के नाभिकों को एक साथ में जोड़ा गया है, याद रखना कि ए है और बी है, इसका एक्स मास है, इसका वाई मास है। अगर हम इनको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो जुड़ने पर क्या होगा कि जो भी मान लीजिए सी बना और सी का जो मास है वो एम है। अब ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अगर हम ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं जिनका मास एक्स और वाई है तो और सी बनता है, सी में एम जिसका मास है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मास ऐसा होगा जो आपका डिस्ट्रॉय हो गया होगा, उसी को हम डेल्टा एम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एक्स और वाई को जोड़ दें तो एम से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन एम। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद और क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से वह जो लौह चुंबकत्व को दर्शाता है। देखिए लौह चुंबकत्व को एनसीईआरटी में 12th में सॉलिड स्टेट में दिया गया है। क्या, आयरन लौह चुंबकत्व दर्शाता है, कोबाल्ट लौह चुंबकत्व दर्शाता है और निकेल लौह चुंबकत्व को दर्शाता है। तो डायरेक्ट रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनमें से देख लीजिएगा, आंसर आपका कोबाल्ट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल उत्पादन हेतु आदर्श पदार्थ में क्या होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि कुकर है उसका हैंडल कैसा होना चाहिए, तो उसमें दो चीज़ें होना चाहिए। एक तो उसका जो हीट कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ ना पाए। दूसरा वो इंसुलेटर होना चाहिए, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, दोनों का। तो कह रहा है कि बड़ी ऊष्मा क्षमता होना चाहिए, मतलब लार्ज हीट कैपेसिटी होना चाहिए। बात एकदम सही है कि नहीं तो गर्म हो जाएगा। दूसरा स्मॉल कंडक्टिविटी होना चाहिए, किसकी, हीट की एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, दोनों की होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है। अब एसिडिक नेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, समझो। एसिडिटी को कौन बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाने वाले दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है कि माइनस आई इफेक्ट, जैसे जैसे बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। यहाँ पे कौन सा कारण है वो देखते हैं। पहले तो इनके फॉर्मूले लिखना जरूरी है, तभी आंसर आएगा। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, लो जी, CH2Cl और COOH, ये है एक क्लोरो ग्रुप। अगला है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो वाला Cl2CH COOH। तीसरा है ट्राइक्लोरो, मतलब CCl3COOH। समझ में आ रहा है। और चौथा है एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH। अब समझना साथियों कि जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो डेटा है टेबल दिया गया वहीं से उठा के, जहां पे 3 Cl है उसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है और यही सबसे ज्यादा मोर एसिडिक होगा। तो आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाहता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सोडियम का कार्यफलन, समझ लो, वर्क फंक्शन दिया गया है W0। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो W0 आपको दिया गया है, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है। फिर यहाँ पे वेवलेंथ दे दी, क्या दे दी गई है, वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट की,
और कह रहा है कि प्रकाश की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है साथियों? काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो किसके एच न्यू जो फोटोन डाला गया है माइनस वर्क फंक्शन इसके बराबर होती है। अब यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ेगा, तो रख देते हैं। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। फिर न्यू की जगह पे सी अपॉन लेमडा रखेंगे, तो सी का मतलब है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा का वैल्यू रख देंगे क्या है 200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इन सब वैल्यू, ये तो जूल में आ गया, ये सब वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, ये हो गया आपका एच न्यू और माइनस डब्ल्यू नॉट माइनस क्या हो जाएगा 2.3। अब इस सब को सॉल्व करोगे तो आपका 6.9 के करीब आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 3.9। ठीक, ऐसा कुछ आंसर आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व किया है मैंने, शायद मैं देखता हूँ कहाँ पे किया था। ये वैल्यू 6.2 के करीब आएगी। अगर आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6.2 माइनस का 2.3, इसको सॉल्व करोगे तो 3.9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते तो आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला है, जब एक उदासीन परमाणु में से एक धनायन बनता है, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए ये है सोडियम, उदासीन है, हमने धनायन बना दिया। अब सोडियम का अगर कक्षाएं देखें तो 1 2 और 3, 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखें सिर्फ 2 ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा डिस्टेंस होगी या ये ज़्यादा डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे 3 सेल हैं तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि जब धनायन बनता है तो हमेशा ही जो साइज है ना, वो परमाणु का आकार जो है ना वो घटता चला जाता है। आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करते हैं? क्या करते हैं? ज्यामितीय समव्यवता कौन प्रदर्शित करते हैं? ज्यामितीय समव्यवता के लिए ध्यान रखना प्लीज। ज्यामितीय समव्यवता उसमें पाई जाती है जहां पे डबल बॉन्ड के अगल बगल में 2 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स जुड़े रहते हैं, तभी उसमें सिस ट्रांस या EZ या सिन एंटी हम लोग कर सकते हैं। तो पहला है स्टायरीन। स्टायरीन का फॉर्मूला क्या है समझना, एक तरफ तो ये लगा रहता है, एक तरफ H लगा रहता और इधर H लगे रहते हैं, तो इसके कारण तो ज्यामितीय समव्यवता हो सकती है, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है, तो ये तो ज्यामितीय समव्यवता को प्रदर्शित ही नहीं करेगा। नहीं समझे? तो ये तो आंसर होने से रहा। अगला है सिनेमिक एसिड। अब सिनेमिक एसिड को देखते हैं। ये है सिनेमिक एसिड। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे लगता है सिनेमिक एसिड यही है। सिनेमिक एसिड यही है। ओके, अब सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला तो ये है। अब यहां पे सिस ट्रांस कर सकते हो क्योंकि ये भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है और ये भी ग्रुप दोनों डिफरेंट है। सिनेमिक एसिड आपका ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित कर सकता है और सिस ट्रांस कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अगला तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको सर बताएंगे आपको। चलिए सर देख लीजिएगा। ये थर्मोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कभी भी किसी भी एक मेजरमेंट से मान लेते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस से केल्विन, इसमें तो बहुत ही आसानी से बदल सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें बड़ा सरल सा इसमें लिखा हुआ W मापक वाले नए तापमान मापक में
पानी का हिमांक और क्वथनांक कितना है। तो चलो एक बार इसमें बात, ऑन अ न्यू स्केल ऑफ द टेम्परेचर कॉल्ड डब्ल्यू स्केल, मान लेते हैं एक नया स्केल हम लोगों ने बनाया, दैट वुड कॉल्ड एज अ डब्ल्यू स्केल। द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें पता होना चाहिए कि कभी भी देखो तो दो ही पॉइंट जरूरत पड़ती है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग जनरली रिलेट कराते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस और इसको मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब इसने बोला कि वाटर आर 39, इन्होंने बोला 39 डब्ल्यू और दूसरा बोला 239 डब्ल्यू। तो कभी भी आप स्टार्ट करना तो ऐसे स्टार्ट करो। कैसे बताया इन्होंने? डिग्री सेल्सियस से कंपेयर कराया। तो हमेशा याद रखो, जैसे हम जैसे डिग्री सेल्सियस का होता है सी, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। मान लेते हैं इन्होंने बोला हुआ है कि हम 39 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तब क्या होगा, तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने तब पूछा है, इसका मतलब मान लेते कोई भी टेम्परेचर है तो हमने बोला 39 इन्होंने बोला है, डिवाइडेड बाय जो डिग्री सेल्सियस वाला चलता है उसमें देखा होगा आपने कि वो 100 डिग्री सेल्सियस और जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इक्वल टू। अब दूसरा जो भी आपका, आप खुद का अपना एक बना सकते हो थर्मामीटर। इन्होंने जैसे डब्ल्यू माना हुआ तो हमने बोला अच्छा इसमें भी नीचे क्या पर है, यहाँ पर नीचे लिखा है 239, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस को ये 239 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आए जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 39, हमने कहा ये भी सही है। उसके बाद इन्होंने बोला कि W क्या होगा, मतलब उस टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस W क्या होगा, तो हमने बोला W। ठीक है, और W में वो क्या होगा, मान लिया वो X, W में वो क्या चीज़ होगी, X होगी। अगर आप ऐसे करके निकालोगे तो आपको यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका W जो आएगा वो 117 W आएगा, 117 W, सिंपल सा। ठीक है, ओके, अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। और केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं प्लीज़ 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रहता है। सबसे पहली बात, जो कैटलिस्ट है ना वो अपने कंपोजिशन में भी सेम रहता है और अमाउंट में भी सेम रहता है, वो सिर्फ एक पाथ प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ घिसता नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रा और संरचना में, मतलब अनचेंज्ड इन क्वांटिटी एंड कंपोजिशन। तो आंसर हो जाएगा मात्रा और संरचना में वह अपरिवर्तित रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करेगा। देखिए हाइड्रोक्सिल आयन समझिएगा साथियों, हाइड्रोक्सिल आयन पे होता है निगेटिव चार्ज। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास खुद ही निगेटिव चार्ज है वो तो रिएक्ट करेगा नहीं, वहां पे रिएक्ट करेगा OH जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो जाके उसको दे देगा। तो इनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। डाइएथिल ईथर की बात करें हम, C2H5O C2H5, और आपको पता है कि इनके पास दो लोन पेयर हैं। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात OH तो इससे अटैक करेगा नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा। जबकि इन सभी के पास CO बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं पे CN बॉन्ड है तो वहाँ से भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जहाँ पे CO बॉन्ड है वहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और OH आसानी से अटैक कर जाएगा। तो आंसर इसमें पूछा गया नहीं अभिक्रिया करेगा, तो वो नहीं करेगा डाइएथिल ईथर। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर आपको सर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ओके देखिए सर। 29 क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, ये सिंपल समझ में आ रहा है। देखो आपको पता है गुड एब्जॉर्बर जो होता है गुड एमिटर भी होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे कोई एक प्लेट ले रखी है, ठीक है, पॉलिश की हुई प्लेट ले रखी है, उस प्लेट पे खुरदरा और काला धब्बा पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर उस जगह पे ऐसा कुछ है तो इन्होंने ऐसा कुछ बना रखा है, तो ये सीधा सा है कि अगर काला और खुरदरा धब्बा पड़ा हुआ है तो इसने एब्जॉर्ब भी अच्छे से किया होगा। जब हीट एब्जॉर्ब भी अच्छे से किया होगा तो जब ये वापस जब हम इसको लाएंगे सराउंडिंग में तो यहाँ से हीट ज़्यादा भी निकलेगी। अगर इसने एब्जॉर्ब ज़्यादा किया था तो आपको पता है गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर, तो यहाँ से हीट ज़्यादा भी निकलेगी। ठीक है, और यहाँ से उतनी नहीं निकल रही होगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो अब काला नहीं, अब वो आपको और ज़्यादा चमक वाला दिखाई पड़ रहा होगा अगर हम किसी डार्क रूम में लेकर के जाएं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30 एंड 8, और ये है अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाहता है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या कहना चाहता है।
क्वेश्चन नंबर 30 कहना चाहता है, ये कह रहा है साथियों कि कौन सी बेंजीन के लाक्षणिक अभिक्रिया नहीं है, यानी बेंजीन कौन सी अभिक्रिया को शो नहीं कर सकता है, ये बात कहना चाहता है। तो देखिएगा बेंजीन कौन सी अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन हाँ कर सकता है, एडिशन बेंजीन में एडिशन भी हो जाता है और BHC वगैरह बनाते हैं तो वो इसी से है। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो भर भर के देगा क्योंकि एरोमेटिक नेचर उसका डिस्टर्ब नहीं होता, तो सब्स्टिट्यूशन तो होता ही होता है। अगला है इलिमिनेशन, इलिमिनेशन का मतलब बेंजीन टूट के छोटे छोटे पार्ट में चला जाए, इलिमिनेट कर जाए, ये इसका आसानी से नहीं होता, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो बेंजीन निष्कासन अभिक्रिया को प्रदर्शित आसानी से नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन की पुष्टि करिए, मतलब सही क्या है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि देखिए अल्फा रेज हैव हाई आयनाइजेशन पावर। सबसे पहले हमें ये देखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को कि करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है साथियों। तो अल्फा का हमें फॉर्मूला पता है, अल्फा क्या होता है, यानी कि हीलियम के ऊपर डबल प्लस, और यानी कि यहाँ पे चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आयनाइजेशन जहाँ भी जाएगा बहुत अच्छा आयनाइजेशन करेगा, और बीटा से काफ़ी ज़्यादा आयनाइज करता है। बीटा करता है, अल्फा करता है आयनाइजेशन, गामा तो करता नहीं, उसके पास कोई चार्ज नहीं, तो ये आयनाइजेशन पावर इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा है अल्फा रेज हैव हाई आयनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू, इसको अंडरस्टूड है, समझना पड़ेगा, एज कंपेयर टू अल्फा, एज कंपेयर टू बीटा एंड एज कंपेयर टू गामा। तो आंसर पहला आपका करेक्ट है क्योंकि सत्य कथन आपको चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाहता है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहना चाहता है हैलोजन में अधिक क्रियाशील सदस्य कौन है। अब देखिए हैलोजन होते हैं ऑक्सीकारक, हैलोजन ऑक्सीकारक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक जो प्रॉपर्टी जिसमें होगी वही आंसर होगा। तो ऑक्सीकारक प्रॉपर्टी किससे देखते हैं, जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा साथियों, रिड्यूसिंग पावर डिपेंड करता है, जिसका जितना कम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो उतना ही ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग नेचर, लेकिन जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। तो यहाँ पे हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाले होते हैं, तो सबसे ज़्यादा होता है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो NCERT में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो हैलोजन सबसे ज़्यादा है तो आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन। अगर सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखा जाए, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन उसके बाद, ब्रोमीन उसके बाद और आयोडीन सबसे बाद। अगर आप देखें तो एल्काइल हैलाइड आयराइल हैलाइड में इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है, तो जिसमें फ्लोरीन बहुत धड़धड़ा के रिएक्शन करता है, ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए थोड़ा सा फोटोन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आयोडीन के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इतना कम रिएक्टिव है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको सर बताएंगे। देखिए ये बहुत सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन का। इसमें आप अगर इसको मेरे ख्याल से इसमें इंग्लिश पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसने लिखा हुआ है क्लाइंबिंग एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब एक एरोप्लेन है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे करी कुछ ऐसे मूव कर रहा है, और वो मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना करके ऐसे मूव कर रहा है। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी v है, लेकिन इसी के जस्ट नीचे एक ये विमेन है जो कि शायद वो कार पे है, ठीक है, और वो बता रहा है कि वो 110 मीटर पर सेकंड से अगर चले, 110 मीटर पर सेकंड से, तो वो इसके ठीक नीचे रह रही। तो सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि अगर इस वेलोसिटी का ये जो मतलब एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है उसका अगर हम प्रोजेक्शन ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 110 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एरोप्लेन तो ऐसे जा रहा है, इसका कुछ पार्ट है वो ऊपर की तरफ उसको एलिवेट कर रहा है, कुछ पार्ट उसे आगे की तरफ उसे बढ़ा रहा है। तो इसको क्या करना है, विमेन को वो उसके ठीक नीचे रहना चाहती है एरोप्लेन के। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर मैं v cos 30 लिख दूँ, आपको पता होगा जिसके पास थीटा उसका cos थीटा, तो हमने लिखा v cos 30, तो v cos 30 इक्वल टू एक्चुअली क्या होना चाहिए, 110 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110 बटे cos 30, या फिर आप sec 30 बोल सकते हो। और आपको पता है cos 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, है ना। और जब आप ऐसे निकालोगे तो ये इसका आंसर आराम से निकल आएगा 127 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों बहुत तेज़ी से।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34 नंबर देखते हैं, उसके बाद सर आपको बताएंगे 35 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सल्फर एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का यहाँ पे मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, हालांकि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब यही है। तो सल्फर हमें मालूम है -2 शो करता है, +2 शो करता है, +4 शो करता है और +6 शो करता है, इतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये कैसे करता है, कब कर लेता है? तो इसका सीधा सीधा लॉजिक है, बड़ा आकार होता है नहीं, इसकी वजह से नहीं, उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ढेर सारे क्लोरीन है। सल्फर में डी कक्षक की उपस्थिति होती है। हाँ, इसके जो मेन वजह है वो यही है कि डी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। तो आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट वन। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको सर बताएंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको सर देखेंगे। लीजिए सर। ये अभी हम लोगों ने देखा था, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और फिर से वही आ गया, और ये उससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। हमने आपसे डिस्कशन किया था कि जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, उन्हीं के नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से जो वोल्टेज इनपुट और आउटपुट का होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो लिखा हुआ ट्रांसफार्मर हैज़ 300 टर्न्स इन इट्स प्राइमरी। तो प्राइमरी कुछ खास नहीं होता, मतलब जो इनपुट होता है दैट वुड बी द प्राइमरी, और उसके बाद उसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी होता है। तो इसमें इन्होंने 300 टर्न दिखाए हैं, और यहाँ पर जो है उसके इन्होंने 75 टर्न दिखाए हैं, 75 टर्न्स हैं। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसमें 4 गुना टर्न्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल कितना बता रहे हैं, यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है यहाँ पर वो कितनी बता रहे हैं, 20 एम्पियर। हमने कहा ठीक है, और करंट इन द प्राइमरी कॉइल में पूछा है। अभी आपने इसे जस्ट पहले थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें क्या था कि जो वोल्टेज होता है वो लूप्स के प्रोपोर्शनल होता है, और जो करंट होता है वो उसके जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि पावर सेम करनी होती है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया है कि अगर यहाँ पर मैं I1 बोल रहा हूँ या IP बोल रहा हूँ प्राइमरी में, तो आप बोल सकते हो IP बट डिवाइडेड बाय I सेकेंडरी। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, उल्टा रेशियो है तो आप क्या बोलोगे 75/300, इसका मतलब 1/4। और हमें क्या चाहिए था, प्राइमरी में ही चाहिए था करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो कितना आ जाएगा, IP = IS/4, और IS कितना है खुद ही उसने बोला हुआ है, सेकेंडरी कॉइल में कितना है 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स 5 एम्पियर। सो आंसर वुड बी 5 एम्पियर। तो ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। देखते हैं, तो इसका सर ने आंसर बताया, सॉरी ये आंसर बताया, तो आप ध्यान रखिएगा ये आंसर इसका था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं CH3X। याद रखिए ये हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का जो टेबल दिया गया है पहले पेज के जस्ट पीछे की तरफ, तो वहाँ से ये उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उच्चतम ध्रुवीयता बताइए, मतलब पोलराइजेशन पावर किसकी ज़्यादा। तो ऑर्डर वहाँ पे लिखा हुआ है पोलराइजेशन पावर का, मैं ये हटा देता हूँ। पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर लिखा हुआ है CH3Cl, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br, और सबसे कम होता है CH3I का। ये आपका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, C और L के बीच में। लेकिन उन्होंने आंसर, जो TGT वाले हैं आयोग ने, उन्होंने आंसर आपका ये दिया जो कि गलत है। आंसर आपका करेक्ट यही है, ये आंसर गलत है, NCERT में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सीसा अम्ल बैटरी मतलब लेड स्टोरेज बैटरी, लेड एसिडिक बैटरी में निगेटिव चार्ज क्या दिया रहता है। NCERT जब आप खोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे उन्होंने लेड स्टोरेज बैटरी बना के दिखाई है, और वहाँ पे उन्होंने छोटा छोटा सा माइनस और प्लस लगाया है। ठीक, तो वहाँ पे जो निगेटिव होता है वो एक्चुअली लेड का होता है, और वहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही होती है, Pb + SO4 डबल माइनस एरो PbSO4, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका सीसा यानी कि लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन है, सर आपको बताएंगे फिजिक्स में। ये मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड है क्वेश्चन, सिंपल। और इसमें देखो तो आपको समझ में आएगा कि अब मेटल बॉल विद द मोमेंटम mv स्ट्राइक्स अ वॉल एंड बाउंस बैक एंड चेंज इन द बॉल्स मोमेंटम इज आइडियली। तो क्या होना चाहिए, तो हमें ये सब किया हुआ है हम लोग का। सीधे क्या करेंगे, एक वॉल है हमारे पास, ये मान लेते हैं, ठीक है, एक बॉल इस तरीके से आ रही, ये वॉल है हमारी, ठीक है, और ये हमारी जो बॉल है
ठीक है, उसका मोमेंटम इन्होंने बोल दिया mv। जब इन्होंने बोल ही दिया तो इसका मतलब हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, प्लस mv। कुछ लोग अगर इसको माइनस mv मानते हैं तो आंसर कुछ और आता है, जो कि सी आता है। फिलहाल अभी हमने क्या माना हुआ mv, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये mv से टकराता है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, मोमेंटम विद द मोमेंटम mv स्ट्राइक्स अ वॉल एंड बाउंसेस बैक। बाउंसेस बैक में कायदे में इन्हें लिखना चाहिए इलास्टिकली बाउंसेस बैक, तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जब कुछ ना दिया जाए तो इलास्टिकली टकरा रही है, मतलब पूर्णतया प्रत्यास्थ हो रहा है, ठीक है। द चेंज इन द बॉल्स मोमेंटम, तो इसके जब टकराने के बाद जब बॉल आएगी वापस, तो इसका मतलब है इसमें भी अभी मोमेंटम कितना होना चाहिए, mv होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस mv हो जाएगा। और अगर पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम, क्या बोला जा रहा है, द चेंज इन मोमेंटम। तो फिजिक्स में हमेशा याद रखो, अगर कभी भी कोई पूछे चेंज है तो चेंज इन मोमेंटम, जो कि पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लिखते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना, तो आप बोलोगे माइनस mv, फिर उसके बाद बोलोगे माइनस लगा दोगे, इनिशियल मोमेंटम कितना है, प्लस mv। तो आप कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया ये कितना आने वाला है, -2mv। तो आंसर वुड बी दिस डी, करेक्ट। और सर ये 39 केमिस्ट्री क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, हम लोग 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अवस्थर अनुकूल अंतर्गत मुक्त मूलक यानी कि मुक्त रेडिकल, फ्री रेडिकल की बात करेंगे, किस में आपका होता है। इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। फॉलोइंग सब्सटेंस विल गिव फ्री रेडिकल अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। किस में आपके फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल है, इसमें भी भैया फ्री रेडिकल मिलते हैं, बिल्कुल सही है। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, फ्री रेडिकल मिलेगा। एल्काइल हैलाइड, ये तो बम्पर तरीके से फ्री रेडिकल देता है। बोलो भाई, इसको हम हटा दें, एक्स ले लें, तो फ्री रेडिकल ये भी बनाता है। एल्कीन्स तो बनाता ही बनाता है, अगर आप देखें तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, फ्री रेडिकल सभी में बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर फिजिक्स का है, सर बताएंगे आपको। सर ये हीट से लग रहा है ज़्यादा पोर्शन लिया गया हुआ, और आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, अगर ढंग से क्वेश्चन पढ़ो तो इसमें लग रहा है कि ms डेल्टा टी, मतलब जब भी किसी बॉडी में हम लोग हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर रेज होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। तो इसमें क्या लिखा हुआ, अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्युमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। तो अगर कोई ड्रिल मशीन जब उसको बोर करेगी तो ऑब्वियसली जब उसमें 10 किलोवाट की जो एनर्जी है वो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगी, और किस फॉर्म में होगी, वो हीट फॉर्म में होगी। तो वही जो हीट जो पहुंच रही है, बोले फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट। इसका मतलब 2.5 मिनट तक लगातार 10 किलोवाट वो मशीन डिलीवर कर रही थी। लेकिन उसमें भी इन्होंने बोला है कि 50% जो पावर है वो क्या हो जा रही है, वो इधर उधर सराउंडिंग में चली जा रही है। तो 50% तो मिल रही है ना, तो देख लेते हैं 50% जो पावर है अगर 2.5 मिनट तक लगातार दी जा रही है, कितनी दी जा रही पर सेकंड में, बोलना है 10 किलोवाट है ना, तो 10 किलो जूल, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 3, इतने जूल पर सेकंड हमें दी जा रही है। लेकिन हमारे पास कितना टाइम दिया गया है, 2.5 मिनट का, तो हमने बोल दिया ये 2.5 मिनट और इंटू 60 भी कर दें, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारे पास इतनी हीट हुई भाई, हर एक सेकंड में कितनी निकल रही है, 10 इंटू 10 पावर 3 जूल। कितना सेकंड्स दिए गए, सेकंड हमारे पास है 60 इंटू 2.5, क्योंकि 2.5 मिनट हमारे को दिया गया है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि हमको इतनी हीट मिली, लेकिन उसमें भी 50% जो है हीट वो सराउंडिंग में चली जा रही, तो 50% इसका हम लोग जो है वो काम में आने वाला। तो इसका 50%, इसका मतलब क्या हुआ, इसका 50% कर देते हैं, 50/100 कर दिया हम लोगों ने। और ये जो हीट अब आई है, ये जो हीट आई है वो हीट क्या करने वाली है, जो ये प्लेट थी, जिस प्लेट को ड्रिल किया जा रहा था उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब हीट दे रहे हैं तो ms डेल्टा टी लगाना चाहिए हमें। तो m कितना है, m बोलना है 8 kg है। s कितना है, इन्होंने s दे रखा है ये 0.91 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ ग्राम में चल रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर अगर इसे 8 kg तो हम इसको, अगर सब कुछ ग्राम में बदलना है तो हम ग्राम में बदल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 8 kg जगह क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे, तो इंटू 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, ms डेल्टा टी, डेल्टा टी हमको, यही तो डेल्टा टी तो हम निकालना ही हमें। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सीधा सा प्यारा सा आंसर आएगा 103 डिग्री सेल्सियस, आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब इसमें ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है हमारे लिए। तो इस तरीके देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, हालांकि फिजिक्स से भी कर सकते थे इसको। ये कह रहा है, देखिए इंग्लिश में पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है, कितना,
150 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई साहब कह रहे हैं कि रिजल्टिंग इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। भैया टेम्परेचर चेंज की बात करें तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, क्यों मनीष सर, चाहे वो डिग्री केल्विन की बात करें, चाहे वो डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें, चाहे वो केल्विन की बात करें, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, चेंज हमेशा सबके लिए सेम रहेगा। तो आंसर तो डायरेक्ट यहाँ पे 150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल गैस है, जल गैस का मतलब है आपके पास CO है प्लस H2 है, जल गैस है, यहाँ पे मान लीजिए 2H2 ले लें। अगर ये देखिए सरफेस केमिस्ट्री में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कॉपर ले लें, ZnO ले लें और प्लस Cr2O3 ले लें, तो आपका सीधा सीधा मिथाइल अल्कोहल बना देता है। क्या बना देता है? मिथाइल अल्कोहल बना देता है। लेकिन मान लीजिए इसकी जगह पे हम निकिल ले लें तो क्या बना देगा? तो निकिल लेंगे अगर हम तो बनाएगा CH4 प्लस H2O, ये बना देगा। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे हम कुछ और ले लें, जैसे हम कॉपर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी? कॉपर ले लेते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। तो ये सिलेक्टिव नेचर के बारे में बताया गया। कंपाउंड एक ही है या रिएक्टेंट एक ही है, लेकिन अलग अलग अगर हमने कैटलिस्ट ले लिए हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा ZnO प्लस Cr2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 43, ये हम ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहना चाहता है, देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आयनिक यौगिक में घुलते हैं। भैया सीधी सी बात है, आयनिक यौगिक पोलर सॉल्वेंट में ही घुलते हैं। जो नॉन आयनिक है, कोवेलेंट वाले हैं, वो आपके कोवेलेंट वाले में घुलेंगे। तो आयनिक वाला किस में घुलेगा? ध्रुवीय विलायकों में ही घुलता है। जैसे कि नमक ले लो, सिंपल सा, अगर याद ना हो, नमक आयनिक है, पानी में घुलता है, पानी ध्रुवीय है विलायक, तो ये आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, आपको सॉल्व सर कराएंगे, लीजिए सर। ये बहुत सिंपल सा है। ये अगर हम देखें तो सिंपल सा लिखा हुआ है, H मीटर ऊंचाई के टावर के सिर से एक पिंड को छोड़ा जाता है। ठीक है, अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ हाइट H मीटर, इट टेक्स T सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, वेयर वॉज द बॉडी एट टाइम T/2 सेकेंड। तो हम लोग इसे सिंपल तरीके से कर लेते हैं, S = UT + ½ AT², इस तरीके की इक्वेशन लगा करके। तो सीधा सा है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा टावर है, ठीक है, H हाइट का हमारे पास मान लेते हैं टावर था। हमने कहा ठीक है, जब आपने इसको छोड़ा तो मतलब U = 0 से इसको आपने छोड़ दिया। जब आपने U = 0 से छोड़ा तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कितना टाइम लगा है, तो ये बोल रहे पहले टाइम कितना लग रहा है? T सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर S = UT + ½ AT² लिखूँ तो U कितना होगा? U 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे S = UT + ½ AT² की जगह आप पहले मैं लिख देता हूँ UT + ½ AT², UT + ½ AT²। तो S की जगह कितना हो जाएगा? H, U 0 हमारा हो गया, तो ये तो पूरा बेकार हो गया। हाफ G कितना हो गया? A की जगह कितना है? G T²। तो हमारा इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर मैं शुरुआत में बोलता तो H कितना आ रहा था? ½ GT²। अब ये क्या बोल रहे हैं, जब T/2 सेकेंड्स हो जाए तब वो कहाँ पर होगा? अच्छा, हम ऊपर से हाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम मतलब वो कितना गिर रहा है। अगर मैं इसी तरीके से देखूं तो हमें पता नहीं है, चलो मान लेते हैं हमने बोल दिया H'। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वहाँ पर भी हमने कितना छोड़ा। अब की बार है जब वो यहाँ से यहाँ आ जाता है तो T/2 में यहाँ से यहाँ तक कहीं आएगा। अब पता नहीं कितना आएगा, लेकिन उसको हम लोग देख सकते हैं कि यस ऑब्वियसली यहाँ तक कहीं आएगा। तो हमने माना कि वो H' यहाँ पर आ गया, ये H' अपना हो गया। ठीक है, अब H' अगर देखें तो समझ में आएगा कि यस वहाँ पर भी शुरू में 0 से ही ड्रॉप कराएगा, तो 0 + ½ और अब की बार क्या लिखने वाले? G T/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो कुल मिला कितना हो रहा है? T²/4। मतलब कुल मिला करके जो भी आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है ना, H/4, क्योंकि H कितना था? ½ GT², उसमें एक एक्स्ट्रा 4 आ रहा है ना, T/2 का स्क्वायर करने में एक एक्स्ट्रा 4 आ रहा है, तो H/4। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो H' है ऊपर से वो कितना है? H/4। अच्छा, इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं चाहते तो ऊपर से बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने आंसर जो दिया है वो नीचे दिया गया। तो देखो लिखा हुआ है एट 3H/4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ऑब्वियसली यहाँ से इसका मतलब ये कितनी हाइट हो गई? 3H/4। तो ये इसका ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन पे है। इन द केस ऑफ PN जंक्शन डायोड
एट हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस पे आप जब आप हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज करने वाले हो तो क्या होगा, द करंट राइजेस शार्पली। आपको पता है धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाते हो, पहले तो वो जाने नहीं देता, अगर छोटा मोटा वोल्टेज है तो करंट जाने नहीं देता रिवर्स बायसिंग में। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको पता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो वोल्टेज ही क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है सर, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ अपना, इसका ऑप्शन बी हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसका बी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे साथियों 46, क्योंकि 46 नंबर आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहना चाहता है कुछ आयुपैक नेम। कई लोग इसको आयुपीएसी नेम बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है आयुपैक। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपैक। ठीक, आयुपैक नोमेनक्लेचर में इसका नाम क्या है, तो सीधा सीधा हमें मालूम है ये ईथर है और ये आपका नाइट्रो ग्रुप है। तो नंबर यहाँ से दे देंगे नंबर 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 एथॉक्सी और क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो, और है क्या आपका 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन है। तो आंसर हो जाएगा 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर कह रहा है, और ये 46 नंबर और 48 नंबर दोनों ही आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है। सर आपको बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है अपना, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक्चुअली जो स्टीफन्स ने जो दिया था उसको उन्होंने अप्रॉक्सीमेशन करके उन्होंने ये बताया। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जब भी लगाते हैं आपको पता होगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग का वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें उन्होंने न्यूटन्स ने अपना एक यूँ बोल सकते हैं कि उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है सिंपल सा, और इसको देख लेते हैं। तो वो बताते हैं कि जब भी किसी बॉडी से हीट निकलती है तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर तो होता है, बट वो इस बात पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर कि उसकी पास स्पेसिफिक हीट कितनी थी। अगर कोई जो जैसे मान लेते वाटर और मान लेते कोई ऑयल है, आपने देखा ऑयल तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन वाटर थोड़ा टाइम लगाता है। वो किस बेसिस पे है कि यस उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए धीरे धीरे रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर जो होगा ऑब्वियसली वो थोड़ी देर में जो वाटर का है वो और ऑयल का वो चेंज हो जाएगा। शुरुआत में उस वक्त हो सकता है कि सेम हो जब सेम टेम्परेचर रहा हो। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि एक पिंड जो कि है या एक बॉडी जो है कहाँ से कहाँ हो रही है, 61 डिग्री सेल्सियस से 59 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है, और कितनी देर में आ रही, 4 मिनट में। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि इसका जो रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर है वो कितना है इस वक्त इस कंडीशन के लिए। तो आपने बोला सर 61 से 51 आना, ठीक है सर, और ये कितने मिनट में आना, 4 मिनट। तो ये कुछ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर हुआ। तो लेकिन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से है कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है, ये जो के है ये न्यूटन्स कांस्टेंट बोल सकते हो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एक कांस्टेंट है। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, इसमें होता है स्पेसिफिक हीट होता है, इसमें आप बोल सकते हो मास कितना है उस बॉडी का, तो बहुत सारी चीज़ें। और इनटू क्या होता है, इनटू होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन जो सिस्टम है, मतलब जो बॉडी है और जो सराउंडिंग है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो 61 से 59, तो एग्जैक्टली तो आप बोल ही नहीं पा रहे हो कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या था कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 61 + 59 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, बोले तो वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एक तरीके से। इसका मतलब एवरेज हमने यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर ले लिया। वैसे तो यहाँ पर 61 से 59 हुआ है, लेकिन यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, जो कि क्या होगा 60 हुआ। अच्छा, माइनस क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वही हमसे ये पूछ रहे हैं। हमने कहा एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 59 से 49। अब ये फर्दर डिक्रीज हो रहा है वो इसका टेम्परेचर, तो अब की बार कहाँ से जा रहा है, 51 से -49 जा रहा है। कितनी देर में जा रहा है, बोलना है 6 मिनट में जा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या निकला, एक निकला ये रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर। वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो भी डिपेंड करता है, बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होता है सिस्टम, मतलब बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ये न्यूटन ने बताया था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बॉडी वही है, तो इसका मतलब के भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो कांस्टेंट है वो भी हम सेम ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी बॉडी का टेम्परेचर क्या बोलोगे, क्या 51 बोलें या 49 बोलें, तो बोलोगे नहीं, 51 भी नहीं है 49 भी नहीं है, इसका एवरेज मान लेते हैं, दैट वुड बी 50 और 50 - TS।
TS क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कि इन्हें चाहिए या रूम टेम्परेचर चाहिए जो भी है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कितना आने वाला है, 61 - 59 करो कितना आएगा 2, है ना, 2/4 मतलब 1/2 इधर आने वाला है। इधर कितना आने वाला है, इधर भी ऐसे ही आने वाला है, यहाँ कितना वाला है 2/6 बोले तो 1/3। इसका मतलब है अगर हम अच्छे से देखें तो हमारे पास ये समझ में आ जाएगा कि ये 1/2 = K। अच्छा, इसमें केवल एक क्या चीज़ कांस्टेंट है, K जो है हमारा दोनों में कांस्टेंट है। चाहे तो हम लोग सीधे सीधे इसको ऐसे करके ये डिवाइड कर दें, इससे क्या होगा, K कैंसिल हो जाएगा। और अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कुल मिलाकर के TS की जो वैल्यू है उसे आप सेट कर लेंगे और TS की वैल्यू बड़े प्यार से 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी है, ऐसे करने दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक गाड़ी के लकड़ी के पहिए। अच्छा, आपने देखा होगा जब भी ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम अगर किसी वुडन मान लेते हैं, उसमें मान लेते हैं कोई लोहे की फ्रेमिंग करते हैं, आपने देखा होगा जो कहते हैं घोड़ा गाड़ी होता है, तो उसमें इस तरीके से चढ़ाते हैं। तो इसमें क्या लिखा, अ वुडन वैगन व्हील हैज़ एन आउटसाइड डायमीटर ऑफ 375 mm। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो डायमीटर है वो कितना है, 375 mm है, 3750 इतना। अच्छा, इफ़ दिस व्हील इज़ डिलिबरेटली मेड स्मॉलर, ये जो व्हील होता है थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, सो दैट इट कैन बी श्रंक एंड प्लेस टू बी टाइट फिट इफ़ द टायर्स इनसाइड डायमीटर कितना है 37 mm एट 20 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर टू विच इट मस्ट बी हीटेड टू फिट ओवर द व्हील, द कॉफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द। अच्छा, ये कुल मिला के ऐसा करते हैं, ये जो लोहे का जो रिम लेंगे वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है और उसको क्या करते हैं, उसको पहले हीट करेंगे, तो ये जो वुडन पार्ट है उसके ऊपर इसको चढ़ाना होता है। तो ये ऑब्वियसली आपको पता है जब किसी चीज़ को हीट करते हो तो वो क्या होगी, फैलती हुई। ठीक है, अच्छा, इसमें फैलेगी तो इसका क्या बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा पेरीमीटर, परिधि इसकी बढ़ेगी। लेकिन परिधि भी अगर हम बोलें तो वो क्या होता है 2πr, या फिर हम बोल सकते हैं सीधे सीधे 2 और r ले लें तो क्या बोल सकते हैं π × d। ये क्या हुआ, यही तो हुआ पेरीमीटर। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सर जो इंक्रीमेंट d में होगा, d बोले तो इसका क्या डायमीटर, जो इंक्रीमेंट डायमीटर में होगा वही इंक्रीमेंट एक तरीके से अगर हम उसे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पेरीमीटर में होगा। सीधे सीधे हमारा पर्पस क्या है, पेरीमीटर बढ़ाना है इसका। और पेरीमीटर कितना बढ़ाना है, तो हमें ये समझ में आया कि सर इसका कुल मिला के अगर हम डायमीटर बढ़ाएं तो अपने आप ही उसका पेरीमीटर बढ़ जाएगा। तो हमें पता है ये आपका छोटा सा सिंपल फॉर्मूला होता है, डेल्टा L = L अल्फा डेल्टा टी, L अल्फा डेल्टा टी। वैसे तो पेरीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इन्होंने क्या ले रखा है, इन्होंने लिखा है डायमीटर की बात करी इन्होंने। तो डायमीटर हम कितना चाह रहे हैं, हमारे पास डायमीटर कितना है 3737, पहले हमें करना कितना 3750 करना है। इसका मतलब इन दोनों बीच में डिफरेंस कितना है, 13 का डिफरेंस हुआ, 13 का डिफरेंस हुआ। इसका मतलब 13 mm जो है हमारा, 13 mm बोलें या 13 × पाई बोलें, अगर हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो 13 × पाई इतना mm में है, तो × 10⁻³ भी कर सकते हो अगर आपको मीटर में लिखना है। तो इतना हमारे पास हो गया डेल्टा L। अब L कितना है, तो L बोलेंगे हमारे पास कितना 3737 mm डायमीटर था, तो हमने बोला 3737 × 10⁻³ मीटर और इंटू पाई और कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डायमीटर एक्चुअली नहीं हम ले रहे हैं, हम क्या बढ़ा रहे हैं, पेरीमीटर बढ़ा रहे हैं। तो वैसे भी बोल सकते हैं इंटू पाई, वो बात की बात है कि डायमीटर बढ़ाना या पेरीमीटर बढ़ाना बात बराबर है, इंटू पाई। ये हो गया अपना। उसके बाद अल्फ़ा इन्होंने दे रखा हुआ है, ये दे रखा 1.2 × 10⁻⁵, वो यहाँ पर डाल देंगे 1.2 × 10⁻⁵। और उसके बाद फिर क्या है, हाँ उन्होंने क्या पूछा है, इंटू डेल्टा टी भी होगा अपने पास। तो अगर हमारे पास, अब देखो क्या है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हमको क्या चाहिए था, टेम्परेचर में ही तो चेंज कितना चाहिए कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया है। अब इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कट जाएंगी और जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करें तो शायद सी ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है ये 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ 20 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, ये सब बता रहे। लेकिन ये बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये चीज़ है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये क्या है, दो ग्रहों की तेजिया। अब ये ग्रेविटेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं और हर बार आता है। इसमें क्या है, इसमें द रेडियाई ऑफ द टू प्लैनेट्स आर रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2 एंड देयर डेंसिटीज आर रिस्पेक्टिवली ρ1 एंड ρ2, द रेशियो ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ एक्चुअली जो यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इस पर आपको समझना चाहिए। एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, किसी भी प्लैनेट के ऊपर जो g होता है वो आपको पता है g = क्या होता है, gm/r² होता है। ये होता ही नहीं होता, सिंपल सा।
ठीक है, हमने कहा हाँ ये तो होता है। और कहीं अगर हम मून पे चले जाएं तो हमको पता है वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो बोल देंगे जी डैश। क्यों जी डैश हो जाएगा? जी तो जी ही रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास वहाँ का थोड़ा सा बदल जाएगा, हो सकता है एम डैश हो जाए, और वहाँ की जो रेडियस है वो थोड़ी सी बदल जाए, लेकिन ये तो फार्मूला तो यही रहने वाला है। अब आपसे बोल रहे हैं लेकिन हमें इनमें नहीं चाहिए, हमें मास और रेडियस से रिलेशन नहीं, हमारा किससे रिलेशन बोल रहे हैं? रेडियस और डेंसिटी से रिलेशन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अपने मन से एक फार्मूला सेट कर लेते हैं। तो हमने कहा जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? जी एम, और एम की जगह क्या लिख सकते हैं? हम क्या नहीं लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। मतलब जो भी प्लैनेट है उसका जो मास होगा ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, और ये क्या हो गया? डेंसिटी हो गया, और डिवाइडेड बाय नीचे आर स्क्वायर है ही, तो कट जाएगा, क्या बचेगा? कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया जी 4/3 पाई। अच्छा, जी 4/3 पाई ये सब क्या है? सब कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर के क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? जी प्रोपोर्शनल टू आर रो, आर इंटू रो। अब ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि इन्हें कंपेयर करना है, तो हमारे पास भी फार्मूला आ गया। क्या आ गया हमारे पास फार्मूला? G1/G2 इक्वल टू R1 ρ1 R2 √2। ये हमारे पास आंसर आ गया, इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हेलो साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बिल्कुल आसान है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु, अगर हल्का एलिमेंट पूछा जाता, तत्व पूछा जाता तो हाइड्रोजन होता, लेकिन धातु पूछा गया तो आंसर लिथियम हो जाएगा, सबसे हल्की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपको सर बताएंगे 51 क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं सर, फिजिक्स का क्वेश्चन है 51। अच्छा, जब पीछे जा सकते हैं, हम लोग को जो आंसर बताया था ना वो सेकंड नहीं था, फर्स्ट था, जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था जिसको। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये है, ये इसके ऊपर वाला, ये वाला, इसका आंसर जो है अपने पास ये जो है ये है 290 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, कोई नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इसमें 290 डिग्री सेल्सियस आएगा। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे ना, करेक्ट। तो ये 51 पे, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये भी देखो, ग्रेविटेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एकदम सेट क्वेश्चंस होते हैं। लिखा हुआ अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8000 किलोमीटर। ठीक है, एट दैट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वहाँ पर कितना होगा? देखा जाए तो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बना सकते हो, आप बोल सकते हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें पता होता है, हम निकालेंगे, लेकिन इसने मेरी एक हिंट कर रखी है। देखो जरा कैन से क्या लिखा हुआ है? जी इक्वल टू इसने दे रखा है, इसका मतलब जी नहीं, एक्चुअली ये क्या है? जी डैश है। इसका मतलब ये समझ में आया कि धरती का जो सेंटर है उससे आप मान लेते हैं सर्टेन हाइट पे आप मूव करो। अच्छा बताइए, 8000 किलोमीटर है और धरती की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। इसका मतलब ज़्यादा नहीं, आप 1200-1300 किलोमीटर ऊपर घूम रहे हो। तो मान लेते हैं आप यहाँ कहीं हो। अब कुल मिलाकर के हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पर आ गए 8000 किलोमीटर पे। इस जगह पर जब हमारी बॉडी अगर इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होगी तो पक्की बात है, ना बॉडी अंदर आ रही ना बॉडी बाहर जा रही है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है अंदर लगने वाला फोर्स और बाहर लगने वाला फोर्स। अंदर लगने वाला तो समझ में आता कौन फोर्स है? सर इस मास को अंदर कौन खींच रहा है? धरती खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो कितना होगा? बोलोगे सर G/m/r², बोलोगे नहीं बोलोगे? उसके बाद बाहर की तरफ कौन सा फोर्स है? सर जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगता ही लगता है। वो कितना लग रहा होगा? सर mv²/r। ये लग रहा है नहीं लग रहा होगा? ठीक है, ये हमारे लिए r का काम करेगी, ये ऐसे घूम रहा होगा v स्पीड से। तो बस इसका मतलब क्या हुआ? m से m कैंसिल हो गया और आराम से हमारे पास ये क्या हो गया? हम यहाँ पे बोल सकते हैं r से r कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, चाहे तो इसको लगाए, लेकिन अब इसमें हम यहाँ पर क्या होगा, जब हमको ये डेटा दिया गया तो इसको क्यों ना यूज़ कर ले। तो हमने बोला हाँ ये भी बात सही है, ये जो हम लिखने वाले हैं सीधे सीधे इसको क्या लिख दें कि सर अंदर की तरफ जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना लगेगा? mg', क्या लगेगा? mg'। ठीक है, इक्वल टू mv²/r, ये लग जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। m से m कट जाएगा, आराम से g' जो कि उन्होंने दे रखा है। अगर यहाँ करते हो तो क्या करते हैं, यहाँ में ये मास पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, तो उसमें दिक्कत होती है फिर। तो हमारे पास जब उसने डेटा दिया गया तो अपने क्वेश्चन का जो डेटा है उसको हम उसी तरीके से बनाएंगे जिससे आसान हो जाए। तो हमारे पास क्या आ गया? हमको v चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया? g'/r, और ऐसे कर दें तो ये क्या मिल गया? v मिल गया। अब हमारे पास हर चीज़ है, g' है वो कितना है? 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये कितना है? 8000 किलोमीटर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो?
किलोमीटर को मीटर में भी बना सकते हैं, तो क्या लिखो 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मीटर लिख सकते हैं, ये भी लिख दिया। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ये भी। अच्छा आंसर इसमें लेकिन उन्होंने किलोमीटर में आया है, शायद इसका आंसर जो आ रहा है वो बी आ रहा है 7 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीज़ सर केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे। देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक अपने विन्यास में व्युत्क्रम करने के लिए जाने जाते हैं। तो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं वाल्डन इन्वर्जन या एमीन इन्वर्जन। तो एमीन कहीं पे दिख रहा है, हाँ अमोनिया तो दिख रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पानी हमने ले लिया इस प्रकार से, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लॉन पेयर हैं, तो टोटल हो जाते हैं 4। तो स्टेरिक नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिजिक्स के हैं और आपको सर बताएंगे। ये उत्तल दर्पण ये हम लोग देख रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर। जनरली हम लोग कॉनकेव मिरर ज़्यादा यूज करते हैं, आप देखते होंगे, आपको जब भी पढ़ा होगा तो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड उन्होंने 6 केसेस बताए होंगे, 6-7 केसेस जो बताए जाते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ रखी है, फिर मतलब 2F के बाहर रखी है, इन्फिनिटी पे रखी है, F पे रखी है, F और ऑप्टिकल सेंटर बीच में रखी है। जनरली ये वाले केसेस होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस बनता है, उसमें क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप इसका देखोगे तो आप हमेशा के लिए याद कर लो, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनने वाली है वो कैसे बनने वाली। पहली बात तो वर्चुअल बनती है, एक्चुअली कहते हैं मिरर वहाँ एक्चुअली वो जो रेज होती है वहाँ मिलती ही नहीं है, तो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, और दूसरा क्या बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है, डिमनेस बनती है। इनलार्ज तो बनती ही नहीं है, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इनलार्ज। यहाँ पर जब भी कॉन्वेक्स मिरर से बनेगी, मतलब ऐसा कॉन्वेक्स मिरर ये वाला, इससे अगर बनेगी ना तो जो इमेज बनेगी वो पक्की बात है यहाँ कहीं बनने वाली है। ठीक है, और वो जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल है, इरेक्ट भी है, लेकिन डिमनिस्ड है, इनलार्ज तो मिलने वाली ही नहीं है। इनलार्ज कब मिल सकती थी, अगर ये कॉन्वेक्स की जगह क्या लिखा होता, कॉनकेव लिखा होता, और उसमें भी जो रियल ऑब्जेक्ट होती वो कहाँ रखी होती, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी होती। तब हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारी इमेज मिलती है वो कहाँ मिलती है, वो वर्चुअल मिलती है और इनलार्ज भी मिलती है। बट कॉन्वेक्स वाले केस में सिर्फ एक ही केस होता है, और हमेशा याद रखने का, कैसी मिलती है, वर्चुअल मिलती है, डिमनेस मिलती है और इरेक्ट मिलती है, ये याद रखने का। ठीक है, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से फॉर कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ आप बोल सकते हो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए भी आप बोल सकते हो कि वो सेम चीज़ ही आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी। अब बाकी ये कंपाउंड रेफ्रिजरेशन यूज नहीं, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, जब वो चीज़ मिलती ही नहीं है तो इसका मतलब है कि फॉर नो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ये नहीं मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा मतलब आप अगर सिंपल तरीके से बोलें तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, पूरा नहीं है, अगर बोलना चाहिए तो यहाँ पर कहते हैं बोलना चाहिए रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर डिस्टेंस देखोगे तो किसी भी डिस्टेंस पर आप देखोगे यहाँ पर आपको जो इमेज है वो आपको इनलार्ज नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इमेज इनको कैसी चाहिए थी, इनको इनलार्ज चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में हम लोगों को मालूम है या तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फ्रोजन फ्रूट को वो प्रिजर्व रखने के लिए। दूसरा लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल क्या करता है, ये उसको जो ठंडक है वो वहीं से आती है लिक्विड अमोनिया, तो आंसर हो जाएगा लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, सर आपको क्वेश्चन बताएंगे फिजिक्स का 56 नंबर। 56 देख लेते हैं। 56 व्हीटस्टोन बीज के बेस्ड है और ये आपको बहुत सरल है। तो इसमें सबसे पहले हमें आसानी से इसमें हमें ये बनाना आना चाहिए व्हीटस्टोन बीज। ठीक है, तो हमें पता है व्हीटस्टोन के मीटर बीज बता रहे हैं इन्होंने। तो उन्होंने 2 रेजिस्टेंस 1 and 4 ओम आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड राइट गैप्स ऑफ द व्हीटस्टोन बीज मीटर बीज। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 1 वाला लगा देते हैं और ये वाला जो है अपना 4 ओम वाला लगा देते हैं। ठीक है, और एक अपना ये वायर लगा दिया हमने, ऐसे वायर लगा दिया। अब आपको पता होगा व्हीटस्टोन मीटर भी इसमें ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं डिफ्लेक्शन देखने के लिए, और इस तरीके से यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो ये अगर नल पॉइंट की बात करें तो ये जो लेंथ है वो आपकी जो भी लेंथ है, मतलब अगर ये पूरी लेंथ है
तो इन्होंने बताया हुआ कि राइट गैप्स विद द बैलेंसिंग लेंथ इज L इज नोटेड, मतलब पहले जो बैलेंसिंग लेंथ थी कितनी थी, वो L थी। तो आप आसानी से बता सकते हो कि जितनी भी लेंथ रही होगी, अगर मैंने बोला क्योंकि इसमें क्या लिखा रहता है कि ये मीटर बेस है, इसका मतलब इसकी लेंथ ही कितनी होती है, 1 मीटर होती है। बोले तो ये कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी जो 100 सेंटीमीटर है वो अब कुछ इस तरीके से डिवाइड होने वाला, जो रेशियो यहाँ होता है आपको पता होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो जो रेशियो इधर का है वही रेशियो इनका और इसका होना चाहिए, ये है। तो इसका मतलब है अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये 1:4, इसका मतलब है कि कोई चीज़ के 5 हिस्से करे जाएँ, उसमें से एक हिस्सा इसको दे दिया जाए और 4 हिस्सा इसको दे देते हैं। तो इसका मतलब L इक्वल टू, अगर मैं ढंग से बोलूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कैसे, अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये कितना हुआ, ये वाला बचा वाला हिस्सा कितना हुआ 80 सेंटीमीटर हुआ, तभी तो टोटल कितना होगा 100 सेंटीमीटर हुआ। अब आप देखो जो रेशियो 1:4 का इसमें है वही रेशियो इसमें है कि नहीं, तो है। तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब है भले उन्होंने स्मॉल l इक्वल टू नहीं दिया था, लेकिन स्मॉल l इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि एक काम करो, इसको इंटरचेंज करो, नाउ द रेजिस्टेंस इंटरचेंज। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको 4 को यहाँ ले आओ, ठीक है, और 1 को इधर ले जाओ। तो इसका मतलब है अब तो कुछ तो चेंज होने वाला है। इसका मतलब है ये ऐसे होने वाला है, ये 4 है, ये तुम्हारा 1 है, ठीक है, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, अब ये यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, क्योंकि अब ये वाला हिस्सा इनको बड़ा चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेशियो जो रेजिस्टेंस है वो वही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार बड़ा हिस्सा इधर है, तो इसका मतलब अब की बार 80 सेंटीमीटर वाला हिस्सा इधर और 20 सेंटीमीटर वाला हिस्सा इधर, तभी तो ये रेशियो मेंटेन हो पाएगा। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, तो जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ वो कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं। अब आप खुद ही देखो, अगर हम इसमें L बाई, इसमें इन्होंने क्या किया है, आप ये भी ले सकते हो L माइनस L। अगर हम ये देखें तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है कि जो L माइनस L है वो कितना समझ में आ रहा है, इसमें 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। द टू रेजिस्टेंस 1 ohm एंड 4 ohm कनेक्टेड लेफ्ट एंड राइट गैप्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका आंसर पहला, और ये देखो खुद पहला दिख भी रहा है। अब आप देखो, अगर ये L माइनस L होता तो बढ़िया हो जाता, तो कितना हो जाता, तब 60 सेंटीमीटर आ जाता, क्योंकि ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर और अपना पास ये 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें इन्होंने रेशियो वाला दे रखा है, तो रेशियो साफ समझ में आ रहा है। L की जगह क्या लिखेंगे 20 और कैपिटल L की जगह क्या लिखेंगे 80, ऑब्वियसली वो कितना आ जाएंगे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है। तो हमें मालूम है जितना साइज छोटा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो अब बात करते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन उससे ज़्यादा, और ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो उससे ज़्यादा ये हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा और फास्फोरस सबसे कम। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस। आंसर आपका सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 आपको सर बताएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन ये, हाँ, ये आप देखोगे इसमें वही मोमेंटम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ 25 मीटर पर सेकेंड से कोई बेसबॉल है वो मूव कर रही है। व्हेन इट इज स्ट्रिक बाय अ बैट मूव्स ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 35 मीटर पर सेकेंड इफ द इम्पैक्ट लास्टेड फॉर 0.10 सेकेंड। आपने देखा होगा, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में क्या हम समझ में आता है कि एक बॉल आ रही, सपोज कितने से आ रही है, वो आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। अब बैट पे जब पड़ी, ठीक है, और बैट पे पड़ने के बाद ये बॉल कितने से जा रही है, 35 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। अच्छा, कितनी देर के लिए इम्पैक्ट रहा, तो बता रहे हैं वो 0.010 सेकेंड्स के लिए रहा। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, इसका मतलब 0.010 सेकेंड में ही मोमेंटम यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया आपने। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, चेंज इन मोमेंटम हुआ। चेंज इन मोमेंटम आपका कितना है, वो आपका बता रहा है कि 25 से 35 बना दिया। अगर हम देखें तो अगर मैंने इसको इनिशियली प्लस माना हुआ है तो आपको इसे माइनस मानना ही पड़ेगा। और अगर मैं चेंज इन मोमेंटम बोलूं तो आप बोलोगे सर जी चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बोलोगे -35। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, ये मोमेंटम ही तो है, -35 माइनस इनिशियल कितना है +25, जिसका हम कुल मिलाकर कितना हो गया 35 और 25 कितना हो गया, जुड़ जाएगा सीधा सीधा, माइनस करके कितना आ गया 60 आ गया। तो इसका मतलब 60 का मोमेंटम में चेंज आया, लेकिन कितनी देर में हुआ, 0.01 सेकेंड में। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो F होता है वो क्या होता है, डेल्टा P/डेल्टा T होता है। डेल्टा P भी आपके सामने है -60, टाइम कितना है 0.010 सेकेंड। आप करोगे तो कुल मिला करके
बी ऑप्शन -6000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने का मोमेंटम, मतलब इतने का आपको फोर्स मिला हुआ किसने दिया होगा? बैट ने दिया होगा बॉल पर, ठीक है। सिमिलर जो फोर्स है वो बॉल ने बैट को भी दिया होगा, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहना चाहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहना चाहता है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। लो जी भैया, हमने बेंजोइक एसिड ले लिया, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे नाइट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? कंसनट्रेटेड HNO3 ले सकते हैं, या हम क्या ले लेते हैं? कंसनट्रेटेड HNO3 लेने के साथ साथ आप यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं, ठीक, अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? आप यहाँ से देखेंगे क्या निकलेगा? NO2+ निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। और इलेक्ट्रोफाइल अगर आप देखें तो यहाँ पे COH- जो है वो -R इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है भैया? -R। तो जब -R इफेक्ट लगाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जो इफेक्ट है वो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आर्थो और पैरा पे जो भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो मेटा पोजीशन पे होगी। तो NO2, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो NO2 मेटा पोजीशन पे ही जाके जुड़ेगा, तो आपका जो बनेगा यहाँ से वो बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड और मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपका बन जाएगा साथियों। तो आंसर हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, और 60 नंबर क्वेश्चन आपको सर बताएंगे। सर आइए प्लीज़, फिजिक्स का क्वेश्चन है। यदि एक पिंड को 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितनी ऊंचाई पर उसकी गति ऊर्जा आरंभिक मूल्य से आधी तक कम होगी, और G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमने क्या किया, ये लो सर इसका कुछ करिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, इस बॉल को लिया हमने 4 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से फेंक दिया 4 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होने वाली है। जब वेलोसिटी कम होगी, गति कम होगी, तो गतिज ऊर्जा तो कम होगी ही होगी। अब ये बोल रहे हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो आरंभिक मूल्य से आधी से कम हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, आधी से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं गतिज ऊर्जा निकालूँ तो क्या बोलोगे? 12mv²। बोल सकते नहीं बोल सकते? 12mv²। हमने बोला 12mv² हो गया। यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ पर बोल रहे हैं जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी यहाँ पर कितनी हो जाए? आधी हो जाए। तो हमने बोला अगर यहाँ पर इतनी है तो यहाँ पर अगर देख लेते हैं कितने, 4×16/2 मतलब 8mi है। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है आपके पास? 8m। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाए भाई? 4m हो जाए। और क्या, यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाए? 4m हो जाए। अच्छा, ये कैसी हुई होगी? तो बोल रहे हैं आरंभिक मूल्य से आधी तक कितना हो जाए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? कितनी ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर गतिज ऊर्जा अपने से आधी हो गई है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी ने आधा खा लिया होगा, तभी हुआ होगा। क्योंकि आपको पता है गतिज ऊर्जा में जो कमी हुई है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा में उसका बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं, मान लिया हमने mgh कितना हाइट चढ़ गई? h हाइट चढ़ गई। तो इसका मतलब है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हुआ? mgh का हुआ। इसका मतलब जितना लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ? हमने कहा पहले थी इतनी, अब बची इतनी। इसका मतलब बचा कितना? कुल मिलाकर के अब बचा जो है वो mgh = इतने में से हमने इतना घटा दिया। तो इसका मतलब ये क्या बचा? 4m बचा भाई। 8m में से 4m चला गया, बचा कितना? 4m, मतलब m बचा। अब m से m कैंसिल हो गया, g और अपना h चाहिए था हमें, तो हमने क्या बोला? h = क्या आ गया? 4/g, जो कि कितना आ गया? 0.4। इसका मतलब 0.4 हाइट जो होगी, 0.4 मीटर हाइट पर ही उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? आधी हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब है 4th ऑप्शन, या मतलब डी ऑप्शन है, ठीक है, ये कर सकते हैं। ओके, हम लोग 61 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 61 नस्ट इक्वेशन कह रहा है, नस्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव संबंधित है, यानी कि जो ई सेल है, ई सेल वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल।
माइनस का 2.303 इंटू RT अपॉन NF और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ से पता चल गया तो आंसर हो जाएगा ताप और सांद्रता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 फिजिक्स का है और सर आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें ये SHM से रिलेटेड है और SHM में भी बहुत छोटी चीज़ पूछी उन्होंने। देखो क्या लिखा, अ बॉडी ऑफ मास m दैट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पासेस थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स वेलोसिटीज। कभी भी याद रखो कि जब भी जो SHM होता है उसमें गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, कभी स्थिर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा कम होगी, इस तरीके से रहता है। या मैं एक सिंपल पेंडुलम बना के ही देख लूँ, कभी कभी इस तरह की चीज़ों में आप देख सकते हो इस तरीके से ऐसे हो रहा है ना। इसका मतलब है हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, एक मोमेंट के लिए रुकता है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है, कम होती है और स्थिर ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं जब पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये है ना, तो इसका मतलब जब यहाँ से पास होती है तो यहाँ पर सबसे कम स्थिति ऊर्जा, या यूँ बोलें कि कभी कभी ना के बराबर स्थिति ऊर्जा है, लेकिन जब सबसे कम स्थिति ऊर्जा होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और जब गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसमें ये बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, मॉडर्न फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था में उत्तेजित अवस्था तक बढ़ाया जाता है, मतलब लो एनर्जी लेवल से आपका लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ले जाया जाता है। तो एनर्जी हमें मालूम होता है En इक्वल टू होता है माइनस का 13.6 Z² अपॉन N²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक, हमें मालूम है कि जो E है वही होता है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है, माइनस साइन के साथ। तो टोटल एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो बढ़ती है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी माइनस साइन के साथ होती है तो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि पहले से ही माइनस था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा प्लीज। 64 कह रहा है संक्रमण धातु मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोई एक कॉम्प्लेक्स बना के देख लो। मान लीजिए हम लोग K4FeCN6 बना लें। क्या बना लें, K4FeCN6 बना लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर ये हमने बना लिया, ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई कॉम्प्लेक्स। हमें मालूम है कि इनके और इनके बीच में आपका आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है, आयनिक। दूसरा इनके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी क्रिस्टल फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, जबकि बैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग इनके बीच में, बैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग, BBT के थियरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आप देख सकते हैं, या चाहो तो ऐसे भी देख लो, जैसे कि FeCu5, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Fe बनेगा, CO बनेगा, CO बनेगा, CO बनेगा, CO बनेगा और CO बनेगा। तो कोवेलेंट भी बनाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, और आयनिक भी बनाता है, कोऑर्डिनेट भी बनाता है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होता है कि संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों, क्योंकि उसका स्मॉल साइज है। हाँ, ये कारण हो सकता है। दूसरा अवेलेबल d ऑर्बिटल, हाँ d ऑर्बिटल है तभी तो ये इतना सारा बना लेता है। और लार्ज आयनिक चार्ज होता है, बिल्कुल। अब वेरिएबल वैलेंसी ढेर सारी शो करता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, वो आपको सर बताएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन। ये देखो, ये है तो बहुत क्वेश्चन सरल, बस थोड़ा सा इन्होंने घुमाया हुआ है। इसको देखते हैं तो इसमें समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ। 3 रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 आर इन पैरेलल। जब पैरेलल में होता है तो हमें पता होता है कि सभी में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये 1 ओम है अपना, ठीक है, ये अपना 2 ओम है, ठीक है, ये अपना 3 ओम है। ये पैरेलल में 1 ओम, 2 ओम, ये 3 ओम, ऐसे सभी में क्या है, वोल्टेज सेम है, लेकिन सभी में करंट जो होगा वो कुछ अलग अलग होगा ना।
I2, ये I3। तो तुम्हारे को क्या दिया गया है, इन्होंने बोला है कि जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो दिया है और पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि करंट का रेशियो बताओ। तो हमें पता है कि अगर मैं देखूं तो ये समझ में आ रहा है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। तो इसका मतलब इन्वर्सली रेशियो तो हो ही गया ना। इसका मतलब है जो रेशियो इन्होंने जो ये दे रखा है 1:2:3 का, इसका मतलब मैं ऐसे इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा, R1 R2 R3 ये लिखा हुआ है। ये अगर मैं करंट के लिए बनाऊँ तो आप ये बोल सकते हो भैया 1/I1 1/I2 और 1/I3 आप ये बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने बोला सर ये तो होगा, अगर मैं बोलूँ या मैं उल्टा बोल सकता इसका कि जो I1 I2 का निकलता, I1 I2 I3 वो जो रेशियो आता वो क्या आता, 1/R1 1/R2 1/R3 ये बोलते नहीं बोलते। तो अगर मैं इसी को लूँ तो क्या आ जाएगा 1/1 1/2 1/3 ये आया रेशियो I1 I2 और I3 का ये रेशियो आया। लेकिन ये रेशियो कहीं से अच्छा रेशियो तो दिख नहीं रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं। इनटू हमने मान लेते कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जो इन तीनों से क्या हो जाए डिविजिबल हो। तो हमने बोल दिया तीनों से अगर मल्टीप्लाई तो क्या बोलोगे सर, ये आ जाएगा 6:3:2। तो बस यही हमारा आ गया I1 I2 और I3 का जो रेशियो आया वो कितना है 6:3:2। तो ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस है, आप इसे करिए। कभी भी आपको इन्वर्सली रेशियो दिया जाए तो घबराए नहीं, आप सिंपल से ऐसे लिख लें। उसके बाद उसमें क्या करें, किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होता है अगर हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। लेकिन हम चाहते हैं कि हमेशा जो रेशियो है वो बड़ा मतलब अगर फ्रैक्शन में आता है तो वो रेशियो अच्छा नहीं लगता है। प्यारा सा एकदम स्ट्रेट सा रेशियो आ जाए, वो क्या आया है 6:3:2। तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है। इसी के बाद हम लोग चाहते हैं ये भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो इसका जो आंसर हुआ ये डी ऑप्शन हुआ। और अगर हम इसके नीचे वाले में जाते हैं तो इसके नीचे वाले में भी हम लोग बात कर सकते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, चाहे तो सर बता सकते हैं चाहे तो मैं ही बता देता हूँ। अच्छा मैं ही बता देता हूँ। इसमें सिंपल सा है कि अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ गिवन इंटेंसिटी। अच्छा एक चीज़ याद रखने का, जनरली अगर कुछ ना बोला जाए तो इंटेंसिटी जो होता है, वैसे इंटेंसिटी जो होता है उसका मतलब होता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स और उन फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों पे बेस्ड होता है। तो कभी भी अगर कोई बोले कि इंटेंसिटी में बढ़ाना या घटाना हो रहा है तो आपको बताए वो प्रॉपरली कि वो क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहा है तब भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दे तो भी बढ़ जाएगी। तो उसे प्रॉपर बताना। अगर कुछ भी नहीं बता रहा और सिंपली बोल रहा है कि उसने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ उसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या कर दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिया। ये जनरल कंसीडरेशन है। तो उसी कंसीडरेशन को मानते हुए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ गिवन इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी टू कॉज द फोटो एमिशन। ठीक है, फोटो एमिशन हो रहा है मतलब इसका मतलब जो फोटोन एनर्जी ला रहा है वो इतनी जरूर ला रहा है कि वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इन्होंने क्या किया है, इंटेंसिटी क्या कर दी, रिड्यूस करी। इसका मतलब क्या रिड्यूस कर सकते थे, कर तो ये फ्रीक्वेंसी भी कर सकते थे, लेकिन जनरली इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या रिड्यूस करा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिड्यूस करें। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि फोटॉन्स में एनर्जी अभी भी वही है, एनर्जी अभी भी वही है फोटॉन्स में। तो इन्होंने बोला द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वुड बिकम, क्या हो जाएगा, जब हमने क्या बोला, जब उन्होंने इंटेंसिटी में नंबर ऑफ फोटॉन्स को ही चेंज किया है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी की तो उसने चेंज करी नहीं है। तो इसका मतलब जो फोटॉन में जो एनर्जी है वो चेंज हुई नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है। यहाँ पे लगेगा फाजान रूल। फाजान साहब क्या कहते हैं कि जैसे जैसे पोलराइजेशन पावर बढ़ता है वैसे वैसे कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है, और जैसे जैसे कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक करैक्टर घटता है। तो ये चीज़ उन्होंने एनाइंस के लिए बताया है कि एनाइन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। यहाँ तो एनाइन सब जगह Cl है, तो इससे हम लोग नहीं निकाल सकते। किससे निकालेंगे, Na से निकालेंगे, Li से निकालेंगे, K से निकालेंगे, Cs से निकालेंगे। इनका अगर हम साइज देखें तो Li प्लस Na प्लस K प्लस और Cs प्लस। साइज आपका लगातार आप देखेंगे लगातार साइज बढ़ रहा है। तो जिसका साइज छोटा उसके अंदर पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, पोलराइजेशन पावर मतलब कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा। तो इसका जो कंपाउंड होगा उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो कंपाउंड होगा उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर तो सबसे कम लेकिन आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा CsCl में सबसे ज़्यादा आयनिक लक्षण पाया जाता है। तो आज हम लोग
2019 का टीजीटी का पेपर सॉल्व किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बारी बारी से। सर आइए, तो हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, अब हम अपलोड करेंगे, आप लोग इसके पीछे कमेंट करिए क्या है, आपको कैसा लगा है, कितना सही था, क्या आपको हर चीज़ समझ में आई। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री का प्रॉब्लम हम बताएंगे और फिजिक्स का आप सर बताएंगे। और सर कुछ कहना चाहते हैं टीजीटी के बच्चों के लिए? नहीं, अगर हम दोनों यहाँ पर है और आपके लिए ही है, हम लोग ये बात मान के चलिए कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर हमारी कोचिंग में आते हैं तो हम लोग कहते हैं अपनी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसको पूरा सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।